दबा दें। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी तमाम बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हुए हैं और पेशा कानून और तमाम चीज़ों को लेके यहाँ पे ये बैठक रखा गया है। एक विचार मंथन होगा और पेशा कानून लागू होगा या फिर जेपीआरए का बात होगा, इस पे लोग डिस्कस करेंगे और ये पेशा कानून को जल्द से जल्द धरातल पे कैसे उतारा जाए, इसका आप लोग आज यहाँ पे मंथन देख पाएंगे। तो जोहार। आदिवासी होस्ट समाज सेवानिवृत्त संघ के सारे सदस्यों का मैं अभिनंदन करता हूं। और आज का इस पैनल डिबेट में भारतवर्ष में 10 ऐसे राज्य हैं जिसको अनुसूचित क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। और इन्हीं अनुसूचित क्षेत्र जिलों में पिछले 1952 से पंचायत राज अधिनियम एक्सटेंशन के रूप में लागू हुआ है और झारखंड बनने के बाद भी आज दोनों के बीच विरोधाभास है। कुछ लोगों का कहना है कि अनुसूचित क्षेत्र में भी, क्योंकि ये पंचायत से संबंधित विषय है, इसीलिए ये झारखंड सरकार विधानमंडल जो कानून बनाएगी वही लागू होगा, यानी जेपीआरए ही लागू होगा। पेशा कानून का अपना कोई वजूद नहीं अलग से, भले ही केंद्र सरकार ने, संसद ने उसको पेशा कानून 1996, कुछ लोग इसको पी पेशा बोलते हैं, कुछ लोग पेशा बोलते हैं, इसी में टकराहट है। लेकिन इनके बीच में एक ही मकसद है कि पेशा कानून के जो गाइडलाइन है अनुसूचित क्षेत्रों के स्वशासन से संबंधित, इस विषय पर आज हम लोग पैनल डिबेट हम लोग करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने सुना है, अपना अपना लोग सेमिनार करता है, लेकिन पैनल डिबेट के माध्यम से लोगों का तर्क को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इसके बीच में क्या त्रुटियां हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये हम बुद्धिजीवी जो संगठन है, सेवानिवृत्त हैं, अलग अलग क्षेत्रों में माहिर हैं, उनसे हम लोग सबसे पहले हमारा ही सवाल रहेगा, पेशा कानून सरकार बोलते थे कि अब लागू होगा, सरकार तरफ से लागू हो गया है, लेकिन जमीनी स्तर पे पेशा कानून या दिखाई नहीं देता है। पेशा कानून लागू हो रहा है कि जेपीआरए लागू हो रहा है, इस पे स्पष्टीकरण दीजिए। देखिए, पेशा कानून यदि झारखंड सरकार ये बोलना चाहती है कि लागू हो रहा है, लागू अपने आप ऐसे नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने उस समय जो 1995 में और 1996 में जो पेशा कानून जिसको बोलते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, मतलब पंचायत के प्रावधान, ये पंचायत के उपबंध नहीं है, ये पंचायत के प्रावधान है जो संविधान के पार्ट्स हैं। उन संविधान के पार्ट में जो संसद ने, जो पार्लियामेंट ने कानून बना के दिया, उसमें जो प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंसों को आपको विधानमंडल के माध्यम से आपको एक नियमावली बना करके लागू करना है, नए रूप से इलेक्शन कराना है। जिस प्रकार पंचायत राज अधिनियम जो अलग अलग राज्यों में होती है, पंचायत चुनाव के माध्यम से सरकारें बनाई जाती है निचले स्तर पर, नगर पालिका के माध्यम से भी नगर पालिका चुनाव कराया जाता है, निचले स्तर पर सरकारें बनाई जाती है, जिसको लोकल सेल्फ गवर्नेंस बोलते हैं। तो ये पेशा कानून भी वही बता रहा है कि 73 संविधान संशोधन का जो मोटो है, जो अशोक मेहता सिंधिया उन लोगों का कहा था कि नहीं, निचले स्तर का जो ग्रामीण व्यवस्था है, उस ग्रामीण व्यवस्था में सत्ता का विकेंद्रीकरण होना है, सत्ता को हस्तांतरण करना है ताकि डेवलपमेंट अपने अनुसार हो उसीलिए 73 संविधान संशोधन को लाया। और राज्य सरकार से जो राज्य सूची में जो 67 सब्जेक्ट है और समवर्ती सूची में जो विषय हैं, उन विषयों में से 11वीं अनुसूची को छांट लिया गया है और उसमें 29 विषय को अब राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया है और राज्य निर्वाचन आयोग का इसमें प्रावधान किया गया है कि अब निचले स्तर पर आपको एक नई सरकार बनी है, उसको बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और वो सब पूरा 11वीं अनुसूची पर काम करेंगे। जिस प्रकार विधानसभा में काम होता है, संसद में काम होता है, आपका निचले स्तर पर भी ये सरकारें बनाने की बात आ रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव की बात आ रही है, शेड्यूल एरिया का। हम लोग इसी पर लोगों को समझना चाहिए। जोहार, मैं चंद्रमोहन बिरुआ आदिवासी होस्ट समाज सेवानिवृत्त संगठन से हूँ। हमारा क्वेश्चन ये रहेगा सोहेल जी से, जो अभी जो झारखंड सरकार ने पंचायती राज के अंतर्गत पेशा कानून 2025 लागू किया है, ये सरकार बोल रही है बहुत अच्छा है, इसमें शेड्यूल एरिया में वहाँ के
आदिवासियों का बहुत भलाई होगा। सुरेश जी, इसके बारे में आप क्या बताएंगे हमें? का क्वेश्चन था, झारखंड सरकार का जो ये मापदंड है जेपीआरए 2001 के प्रावधानों को लागू करने के लिए, उसमें 163 धाराएं हैं 2001 के अनुसार से, और जेपीआरए के उन्हीं धाराओं में 131 एक धारा है जिसमें बोलती है कि ये जेपीआरए 2001 के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक आदर्श उपविधि बनाएगी। क्या प्रावधान है? ये जेपीआरए 2001 की उपधारा 131 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति है। ये जेपीआरए के बारे में बोलता है। और जेपीआरए हमारा पेशा कानून 1996, ये जेपीआरए नहीं है, ये पंचायत राज अधिनियम नहीं है, विधानसभा द्वारा पारित नहीं है। ये 1996 में केंद्र सरकार द्वारा यानी संसद द्वारा बनाया गया एक प्रावधान है अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार करने का। तो इसमें जो झारखंड सरकार बोल रही है, ये गुमराह करने वाली है। इस सामान्य क्षेत्र में झारखंड में 13 जिला अनुसूचित क्षेत्र है और बाकी जो नॉन शेड्यूल है, ये नॉन शेड्यूल एरिया में झारखंड सरकार झारखंड पंचायत राज अधिनियम को का एक ही कारण है कि हम झारखंड सरकार को भी बोलना चाहेंगे, पंचायत राज मंत्री दीपिका पांडे जी को या मनोज कुमार जी को, आप पंचायत राज अधिनियम का बेस ये से आप सामान्य क्षेत्र में कर सकते हैं, क्योंकि अगर जेपीआरए को यदि थोपने का काम करेंगे तो 73 संविधान संशोधन 243M है जिसमें पंचायत के प्रावधानों के विस्तार पर रोक लगाई गई, इसका वायलेशन होता है। और उससे पहले भी बिहार के समय में और आपका आंध्र प्रदेश के समय अर्का बसंता राव और वासुदेव बेसरा का जजमेंट में ये हुआ है। हाँ, अच्छा, उसमें दूसरा और एक क्वेश्चन है हमारा, जिसमें जो 1996 के भारत राजपत्र में लिखा हुआ है, जब भी पेशा लागू होगा तो उसमें 6 शेड्यूल के पैटर्न में जो यहाँ के नियम कानून बनाए जाएंगे उसी में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है गजट में, जो सांसद ने पारित किया था। लेकिन अभी जो जेपीआरए 1 में उस तरह का प्रावधान नहीं है। बिल्कुल सही है। इसमें आपका जो कहना है कि पेशा कानून का जो 4O है जिसमें आपका 6 शेड्यूल का पैटर्न का उपयोग किया गया है, मैं इसका बिल्कुल समर्थन करता हूं। जो भी आपके इस माध्यम से चैनल को देखना चाहते हैं, कुछ लोगों का रांची क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनका कहना है कि हमारा जो अनुसूचित क्षेत्र है ये 5वीं अनुसूची में आता है, और जो जनजाति क्षेत्र है जो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 6ठी अनुसूची में रहता है। तो 6ठी अनुसूची का पैटर्न को हम क्यों उपयोग करेंगे? क्योंकि वहां भी जनजाति लोग हैं। बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है, क्योंकि इसी में पेशा कानून में ही 1996 में धारा जो 4 है उसका जो O है उसके तहत ये कहा गया, दिशा निर्देश दिया गया है राज्य विधानमंडल को कि जब भी आप अनुसूचित क्षेत्र में पेशा के प्रावधानों को लागू करने के लिए आप कानून बनाइएगा, नियमावली बनाएंगे, आप 6 शेड्यूल के पैटर्न का उपयोग कीजिएगा। लेकिन झारखंड सरकार वर्तमान समय में दीपिका पांडे से बाकी जो मंत्रीगण हैं, जो हमारे आदिवासी लोग हैं, यहाँ पर मुखिया है, सरपंच, पहले सरपंच हुआ करता था, वो मुखिया है, वार्ड मेंबर है, जिला परिषद सदस्य है और पंचायत समिति प्रमुख है। ये प्रमुख हुआ, मुखिया हुआ, जिला परिषद, ये सामान्य क्षेत्र का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। हमारा क्षेत्र में 6 शेड्यूल के पैटर्न पर नहीं है। वो 6 शेड्यूल का पैटर्न यदि हम करेंगे तो यहाँ स्वशासी जिला परिषद आता है, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल आता है। यदि हम लोग इस चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, अगर ये उनका कहना है कि 6 शेड्यूल का पैटर्न का हम उपयोग क्यों करें, तब ये आप लोगों को जो चैनल देख रहे हैं उनको उस समय 1997 में ही बात उठाना चाहिए था, उस क्लोज को ही हटा देना चाहिए था कि 6 शेड्यूल के पैटर्न का कोई जरूरत नहीं है। आज यदि 1996 लागू हो गया है तो आज तो लागू हो चुका है। जो भी संशोधन होना था वो 1 साल के अंदर होना था। यदि 6 शेड्यूल को नहीं चाहिए था तो उस समय 1997 में ही राज्य विधानमंडल उसको संशोधन करके बिहार सरकार उसको अमेंडमेंट करता है या निरसन करता। लेकिन आज जो लागू हुआ है तो 6 शेड्यूल के पैटर्न का आपको परिकल्पना करना ही है। स्वशासी जिला परिषद के आधार पर आपको एक नियमावली बनाना है, जैसे नगरपालिका का जो चुनाव होता है तो उसी प्रकार का चुनाव के लिए अभी आपको नियमावली तैयार करना पड़ेगा। पेशा कानून के लिए एक सरकारें बनानी पड़ी, तभी हम स्वशासी होंगे। अच्छा सुरेश जी, हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं और प्राय मानकी मुंडा संघ द्वारा भी ये पेशा कानून जो लागू हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पंचायत चुनाव नहीं होना चाहिए।
बिहार सरकार के टाइम में पंचायत चुनाव हुआ करता था, उसके बाद कुछ साल के बाद बंद हो गया। अभी झारखंड बनने के बाद 2 टर्म में हम लोग देख चुके हैं कि पंचायत चुनाव हो रहा है। और पेशा 1996 वाला जो अधिनियम दिया है, उसमें भी विभिन्न स्तर पर जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इस पर क्या कहेंगे? हाँ, हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि पेशा कानून ये पंचायत को बिल्कुल ये ग्राम स्तर या हमारे शेड्यूल्ड एरिया में लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन पेशा 1996 का जो प्रावधान दिया है, गाइडलाइन दिया है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि पंचायत हर एक जगह होना चाहिए और उसमें जनजातियों के लिए अलग अलग स्तर पर कम से कम ये रिजर्व सीट होना चाहिए। तो अगर पंचायत को हम लोग लागू नहीं कर रहे हैं तो 1996 वाले में तो पंचायत के बारे में बोला है, उसी का विस्तार हम लोग शेड्यूल एरिया में भी कर रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, आपका बहुत जानना चाहिए कि पंचायत क्या है। ये पंचायत शब्द आया है आपको संविधान का 7वीं अनुसूची राज्य सूची का रोच सूची संख्या 5 में आता है। ये स्थानीय शासन है, वो जो नगर पालिका शब्द है स्थानीय शासन शब्द है, और बाकी जो स्थानीय स्वशासन है और ग्राम प्रशासन है ये राज्य सूची का अंतर्गत आता है, जो उसके अंतर्गत है। लेकिन जब शेड्यूल एरिया की बात करते हैं तो शेड्यूल एरिया में जल जंगल जमीन खुटखटी रैयत होते हैं, वो जमीन के स्वामी होते हैं। ये सामान्य क्षेत्र में यदि आप बिहार जाइएगा, उड़ीसा जाइएगा, पंजाब जाइएगा, मध्य प्रदेश जाइएगा, जो नॉन शेड्यूल एरिया है, तो नॉन शेड्यूल एरिया में जो जमीन का जो स्वामी है, खनिजों के जो स्वामी है, वो आता है आपका 294 संविधान का अनुच्छेद के तहत। वो राज्य सरकार में निहित होगी या तो केंद्र सरकार में निहित होगा। जो उसका नाम था शुरुआती दौर में ब्रिटिश डोमिनियन के प्रयोजनार्थ जो संपत्ति एवं अस्थियां हिज मजिस्ट्री में निहित था, संविधान लागू होने के बाद वो सारी संपत्तियां राज्य और केंद्र में निहित है। वो सामान्य क्षेत्र की बात आ रही है। लेकिन शेड्यूल एरिया में ब्रिटिश डोमिनियन ने हमें कभी भी अपना एक उपनिवेशी क्षेत्र शेड्यूल एरिया को, आदिवासी क्षेत्र को नहीं बनाया गया था। ये सामान्य क्षेत्र में जहां जमींदार थे, जो राजा थे, ये उन क्षेत्रों में लोगों ने आपका ब्रिटिश ने अपना उपनिवेश शासन व्यवस्था दिया था। इसीलिए ये जो हमारा जो पंचायत राज व्यवस्था है संविधान में, जिस पंचायत का मानकी मुंडा व्यवस्था को लोग विरोध कर रहा है, एक्चुअल में पंचायत राज अधिनियम 1993 जो 1993 के तहत संविधान भाग 9 का हिस्सा है, ये संविधान भाग 9 का हिस्सा है ये। लेकिन ये संविधान भाग पंचायत राज के अंतर्गत आता है, और ये राज्य जो है ना पहली अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध है। 1956 को भाषा पर आधारित राज्यों का पुनर्गठन हुआ, 1956 में भाषा पर पुनर्गठित आज, और वो भाषा पर पुनर्गठित राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है, जो संविधान भाग 1 में और अनुच्छेद 3 में आता है। उन्हीं का नाम आता है राज्यों का राज क्षेत्र, संघ राज क्षेत्र, अर्जित राज क्षेत्र। तो इनका जो संवैधानिक पैटर्न है, जो उसका शासन व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे होना है, वो संविधान भाग राज्यों का राज क्षेत्र का संविधान भाग 6 से शासन होता है, जिसका अनुच्छेद आपका 152 से लेकर 230 से बना है। और संघ का प्रशासन व्यवस्था संविधान भाग 8 से आता है, और केंद्र का भारत हमारा जो सरकार है, केंद्र सरकार, संविधान भाग 5 में बटा हुआ है। और संविधान भाग 9 ये पंचायत आता है, और संविधान भाग 9A वो नगर पालिका आता है, और संविधान भाग 10 ये जनजाति क्षेत्र आता है, और एक अनुसूचित क्षेत्र आता है। यानी हमारा जो देश है संविधान के विभिन्न भागों के द्वारा उसका एडमिनिस्ट्रेटिव लागू होता है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न है। प्रत्येक भागों का अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न है, उसकी अपनी विधायिका है, उसकी अपनी न्यायपालिका है, उसकी अपनी कार्यपालिका है। तो हमारा जो 1950 के बाद जो अनुसूचित क्षेत्र, उसका तो जिंदा ही नहीं हुआ आज तक में। 5वीं अनुसूची का बोले कि उसकी विधायिका कहाँ है, विधायिका बनाने के लिए उसका इलेक्शन कैसे हो रहा है 5वीं अनुसूची में, या सिलेक्शन कैसे हो रहा है। आप तो राज्य के अंतर्गत विधानसभा का चुनाव से आप लड़ रहे हो, तो आज के समय में विधानसभा चुनाव कर रहे हो, लेकिन शासन तंत्र आप संविधान भाग का 10 चला रहे हो। ये पूरी तरह संवैधानिक अनभिज्ञता होने के कारण आज हम अपनी शासन व्यवस्था से बेदखल हो रहा है, हम अपनी शासन व्यवस्था को ही नहीं पहचान रहे। हम संविधान भाग 6 के द्वारा
चल रहा है, जो पहली अनुसूची है। बार बार हम लोग इस बात करते हैं, जब हम पांचवी अनुसूची में आते हैं तो पांचवी अनुसूची का तो अपना पैटर्न है। अब पहली अनुसूची का पैटर्न पर चल रहे हैं संविधान भाग 6 से, या तो दिल्ली जिसको 8 संघराज्य है उसका संवैधानिक पैटर्न 8 है। अब संविधान पैटर्न पंचायत जो है ना 9 के अंतर्गत, नगर पालिका अपना पैटर्न है उसका, लेकिन संविधान भाग का 10 का पैटर्न कहाँ है? पैटर्न ही नहीं है। यही बात उठा रहा है पेशा कानून कि आप अनुसूचित क्षेत्र में संविधान 6ठी अनुसूची के पैटर्न पर आप परिकल्पना कीजिए, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर को बनाइए, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को स्थापित कीजिए, वैधानिक संस्थाओं संवैधानिक संस्थाओं को पुनर्जीवित कीजिए। और उसमें 1969 में 22वां संविधान संशोधन हुआ। उस 22वां संविधान संशोधन में एक आर्टिकल्स जुड़ गया, अनुच्छेद जुड़ गया 244 सब क्लोज ए, यानी जुड़ गया उसमें 1969 में 22वां संविधान संशोधन के द्वारा। और पूरा त्रिपुरा मेघालय में उसमें कहा गया कि नहीं, आपको राज्यों के समान निचले स्तर पर स्वशासी जिला परिषद का गठन कीजिए और निचले स्तर पर स्थानीय विधानमंडल और मंत्री परिषद दोनों को बनाइए। उसने 73 संविधान संशोधन से पूर्व 1969 में यह लागू किया। उसके बाद वहां स्वशासी जिला परिषद के रूप में स्थानीय विधानमंडल जिंदा हो गया। तो आज 5वीं अनुसूची में तो स्थानीय विधानमंडल जिंदा नहीं है। 6 शेड्यूल के पैटर्न पर यही पेशा कानून बोल रहा है कि ना आप लोग स्थानीय विधानमंडल जिला स्तर पर बनाइए, ये परिकल्पना है। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हमारा बुद्धिजीवियों को कहना है कि पेशा एक संवैधानिक धोखाधड़ी है। हाँ, पेशा एक संवैधानिक धोखाधड़ी है। अधिनियम इसमें संसद द्वारा थोपा गया एक असंवैधानिक कृत्य है जो हमारी विद्यमान विधि को प्रतिस्थापित करने का अवैध प्रयास है। इसमें आपका क्या कहना है? यदि बुद्धिजीवी लोगों को ये सोच लगता है कि ये पेशा कानून असंवैधानिक है, तो 1946 से संविधान सभा में जो बहस हुआ है उन सारे के सारे उसका जो 24 आपका वॉल्यूम है, उस 24 वॉल्यूम में 5वीं अनुसूची के बारे में जबरदस्त बहस हुआ है। उसको स्टडी करना चाहिए। यदि आप पेशा कानून को असंवैधानिक कहेंगे, धोखाधड़ी कहेंगे, तो जमीनों का आप अधिग्रहण जो हो रहा है, सरकारें कर रही, केंद्र सरकार कर रही, उसकी वापसी आप कैसे कीजिएगा? क्या आज ग्राम सभा इतना सशक्त है? ग्राम सभा तो नगर पालिका का जमीन को खाली नहीं करा पा रहा है। जो कृषि विभाग है, पशुपालन विभाग है, जो गैर मजरूआ आम है, गैर मजरूआ खास है, कैसर हिंद है, अनाबाद बिहार सरकार चल, उसको तक वापस नहीं करा रहा है। आपका गांव-गांव में ग्राम सभा में बाहरी दिक्कू आपका बस रहा है, जमीनों को खरीद रहा है, उसको तक आपका रूढ़ी प्रथा बचा नहीं पा रहा है। तो आप कैसे करके कह सकते हैं कि रूढ़ी प्रथा से मेरा जी बचेगा पेशा कानून से? हाँ, और लेकिन हाँ, इसमें एक चीज है, पेशा कानून ये बता रहा है कि आप जमीनों की वापसी कर सकते हैं रूढ़ी और प्रथा से। रूढ़ी और प्रथा को भी फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। मानकी मुंडा रूढ़ी प्रथा नहीं है, ये एक पद है। रूढ़ी प्रथा का मतलब है दुपुप दस्तूर, सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज। 1833 से पहले जब यहाँ पर विल्किंसन नहीं आया था, उस समय भी हमारा रूढ़ी प्रथा था। मानकी मुंडा व्यवस्था को यदि पट्टा मिला है तो 1833 के बाद आया है। 1833 से पहले क्या मानकी मुंडा नहीं था? मानकी मुंडा था। हो विद्रोह कब हुआ था? 1821-22। तमाड़ कब हुआ था? चुआड़ कब हुआ था? चेरो कब हुआ था? उससे पहले, यानी हमारी व्यवस्था था। लेकिन उस समय सामाजिक व्यवस्था के पार्ट है, उसमें मानकी अपने आप को जमींदार नहीं मानता था। वो एक कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी का एक व्यक्ति को चयन किया जाता है। लेकिन आज के समय में मानकी मुंडा एक जमींदारी प्रथा के रूप में एक इंडिविजुअल ग्राम सभा के ऊपर हावी हो रहा है। पेशा कानून ग्राम सभा को सशक्तिकरण कर रहा है, क्योंकि ग्राम सभा एक खुटखटीदार लोगों का एक समूह है, कम्युनिटी है। एक गांव एक कम्युनिटी है, इसीलिए प्रत्येक ग्राम सभा से अनुमति लेना पड़ता है, क्योंकि वो सारे के सारे पैतृक जमीन है, पूर्वजों का जमीन है। इसीलिए ये हमको समझना है। दूसरा क्वेश्चन है, हमारा संविधान 244 में 244 में लिखता है कि राज्यसभा और
केंद्र सभा मतलब एमएलए और एमपीओ का बनाया हुआ नियम यहाँ अनुसूचित क्षेत्र में नहीं चलेगा। और ये भी कहता है कि यहाँ ये हम लोग का ये मतलब यहाँ का ये नहीं होगा बोलता है। बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। 244 सब क्लोज 1 ये संविधान नहीं है, संविधान का एक अनुच्छेद है। अनुच्छेद, ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद के अंतर्गत रूढ़ी भी संविधान का एक अनुच्छेद है जिसको अधिनियम कहा जाता है और संविधान के भीतर समावेश है। तो 73 संविधान संशोधन या 368 जो बोल रहे हैं आप, जो 368 किन किन क्षेत्रों में संविधान का संशोधन नहीं कर सकता, इसको भी आदमी को समझना चाहिए। अगर आप संविधान संशोधन नहीं कर सकते हैं कहेंगे तो क्या हम संविधान से बड़े हैं? संविधान से तो बड़े नहीं हैं हम, क्योंकि संविधान का पार्ट है आपका 244। हाँ, ये आपका जो कहना था कि लोकसभा और विधानसभा का जो कॉन्सेप्ट आप बोल रहे हैं कोई लागू नहीं होता है, ये अनुच्छेद जो लोग ऐसे बोलते हैं इनको ये समझना चाहिए कि कोई भी अधिनियम विद्यमान विधि के तहत एज इट इज रहता है जब तक कोई सक्षम विधानमंडल या आप जैसे कोई नेता उसको विधानमंडल से रद्द नहीं करा देता है या कोर्ट में जाकर के उसको निरसन नहीं करा देता है, तब तक वो अप्लीकेबल रहता है अनुच्छेद 13 का सब क्लोज 1 के तहत, जिसमें लिखा है इस संविधान के प्रारंभ से पूर्व सभी विधियां शून्य है जो मौलिक अधिकारों से असंगत है। लेकिन अपने आप शून्य नहीं होता है, उसको शून्य करार करना पड़ता है। तो अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल कस्टोडियन है, तो वो कस्टोडियन स्पष्ट बोलता है, स्पष्ट है कि लोकसभा का कोई कानून और राज्यसभा या विधानसभा का कोई भी कानून शेड्यूल एरिया में यदि लागू होता है तो राज्यपाल अपनी एक साधारण नोटिफिकेशन से संसद का जो राष्ट्रपति ने साइन किया है और राज्य सरकार में जो राज्यपाल ने साइन किया वो सिंपल सा नोटिफिकेशन से उसको रद्द कर सकता है, बशर्ते कि आपका वो राज्यपाल संवैधानिक चीजों का आपका समर्थक हो, तभी वो होगा। इसीलिए सिस्टम बोला गया है कि लागू नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन इसमें त्रुटियां हैं कि वो नोटिफिकेशन के माध्यम से लागू होता है, अधिनियम नहीं बनती है शेड्यूल एरिया में। लेकिन राज्य सरकार विधायी का फेलियर होने के कारण वो जो नोटिफिकेशन है, जैसे ज्यादा आप लोग को समझ में आएगा, अभी जो नगर पालिका चुनाव हुआ शेड्यूल एरिया में या पंचायत चुनाव, ये पंचायत चुनाव तो आपको भी मालूम है कि विधानमंडल में कानून नहीं बना है पैसा के अनुसार, लेकिन इलेक्शन हुआ। नगर पालिका से संबंधित केंद्र संसद ने अभी तक मेसा कानून बनाया नहीं है, लेकिन लागू हुआ झारखंड में शेड्यूल एरिया में भी, चईवासा में शेड्यूल एरिया, चकद्दरपुर में, खूंटी में, बूंदू में, सिमडेगा में, तो लागू कैसे हुआ? ये अधिनियम नहीं है, अधिनियम सामान्य क्षेत्र के लिए, लेकिन सामान्य क्षेत्र का कानून को आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो चीफ सेक्रेटरी है नगर विकास विभाग के, जो मंत्री हैं, इनको उन्होंने नोटिफिकेशन कराया, किसके माध्यम से? राज्यपाल के माध्यम से एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि वहां पर इलेक्शन होगा, और राज्य निर्वाचन आयोग ने भी उसी नोटिफिकेशन के आधार पर, जबकि कानून नहीं बना, वो नोटिफिकेशन से आपके क्षेत्र में लागू कराया। विधायकों का ये जवाबदेही था कि नोटिफिकेशन असंवैधानिक है क्योंकि ये राज्य विधानमंडल में ये पास हुआ ही नहीं। जब आपका 28 विधायक है, यहाँ के मंत्री हैं, सीएम है, जितने जो पिछले 20 साल से जीते हुए हैं, उन्होंने क्यों बात नहीं उठाया कि ये नोटिफिकेशन हमारे विधानसभा में आया ही नहीं सत्र में? किस सत्र में लागू हुआ? कब हमने इसमें बहस किया? वो तो बहस तो हुआ ही नहीं है। बिना बहस किए वहां जो ब्यूरोक्रेट्स है या आपका सिद्धू कुमार जो नगर विकास विभाग है या पंचायत राज की जो मंत्री है दीपिका पांडे जी है, मनोज कुमार आईएएस ऑफिसर है, तो आईएएस ऑफिसर केवल ड्राफ्टिंग कर दिया, उस ड्राफ्टिंग के माध्यम से राज्य सरकार का राज्यपाल उसने आदेश दिया बोलता है, लेकिन यदि उसकी हम स्वीकृति निकालेंगे कि अनुमति कब दिया राज्यपाल ने, तब वहां आ सकता है कि भाई आपके विधायक तो आप ही ने भेजा ना उनको आपके लिए। वहीं यदि बहस नहीं करता है कि इस झारखंड विधानसभा में ये मेसा एक्ट लागू नहीं हुआ है, कब बहस हमने किया है, इसको तो बोलते ही नहीं आपका आदिवासी विधायक लोग और ना ही मूलवासी विधायक, इसीलिए हम इसमें उलझे हुए। सहमत है? हाँ, सहमत है। मेरा नाम जयसिंह कुंटिया है। मुझे एक चीज़ पूछना है कि जैसे जो 1996 वाला जो एक्चुअल
ओरिजिनल गैजेट नोटिफिकेशन था वो राष्ट्रपति द्वारा उसको अनुमोदित किया गया, ठीक है। लेकिन जब इसको बिहार पे भेजा गया राज्यपाल के पास पे, तो क्यों अपना जो झारखंड का विधानमंडल इसको अपना जो भी ड्राफ्टिंग करके इसको लागू कर दिया है ना। ये तो मेरे ख्याल से असंवैधानिक होना चाहिए, है ना। दूसरा जो है, इसमें यदि उनको करना ही था तो एक तरह से उसका पूरा रिव्यू करके जो भी कमेंट है उसको सुधार करके राज्यपाल के पास में भेजना चाहिए था, और राज्यपाल को फिर वापस अपना राष्ट्रपति के पास भेजना था। जब तक राष्ट्रपति उसको फिर से उस जो भी सुधार किया है उसको लागू नहीं करता है गजट नोटिफिकेशन को, तब तक मेरा ख्याल से तो असंवैधानिक है। तो इस पर आपका क्या विचार है? सबसे अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमें लगता है कि आप लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, समाज के लिए और भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे भविष्य में। ये सही बात है जो आपने कहा है, पेशा कानून का 1996 का जो हवाला आपने दिया है, विधानसभा में तो पास नहीं हुआ, इतना तो कन्फर्म है हम लोग को, क्योंकि विधानमंडल में कानून नहीं बन सकती है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नियमावली बनाना है, जैसे पंचायत में मुखियाओं को सरकारें बनाना है करके आपको करना था। तो वर्तमान समय में जो पेशा कानून है उसका एक्चुअल नाम है प्रोविजंस ऑफ द पंचायत, मतलब पंचायतों के प्रावधान, एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया, आर्टिकल्स, धारा संख्या आपका अधिनियम संख्या 40/1996 आपका 1996 अधिनियम है। ये प्रावधान है, मतलब संविधान के प्रावधान है, ना कि जेपीआरए जैसे कानूनों के उपबंध है। हम लोग को ये समझना चाहिए कि यदि प्रावधान की बात होती है, प्रोविंस की बात आती है, तो ये संविधान के प्रावधान होते हैं। यदि अधिनियम की बात आती है तो अधिनियम के उपबंध होते हैं। हम अब अधिनियम के उपबंधों के द्वारा गाइड नहीं हो रहा है, हम संविधान के प्रावधान के अनुसार जो 243M ये बोलता है कि लागू नहीं है। ये इसीलिए आज के समय में ये बिल्कुल ही वायलेशन हुआ है। वह होना चाहिए था कि 2015 में, आप इस चैनल के माध्यम से मंत्री महोदय वर्तमान समय में आपका दीपक बिरुआ जी, 2015 में विधानसभा, झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, और उसी रघुवर दास के समय में नारायण पांडे एक सचिव, उस समय वो सचिव ने विधानसभा का क्रियाकलाप को चलाने के लिए, सरकार को गाइड करने के लिए, सरकार की गलत नीतियों को देखने के लिए प्रत्येक राज्य में अस्थाई समितियां होती हैं। तो झारखंड में भी झारखंड अस्थाई समिति करके उसमें विधायक लोग होते हैं, मंत्री नहीं होते हैं उसमें। उस मंत्री, जो भी मंत्री यदि कुछ लाता है या सरकार उसके मंत्री के साथ, मतलब सरकार है, यदि सरकार कुछ गलत करती है तो ये जो अस्थाई समितियां हैं उसकी समीक्षा करती है। उसमें प्रत्येक अस्थाई समिति में एक सभापति होता है, 4 से 5 उसके विधायक लोग होते हैं, ये लोग समीक्षा करते हैं। तो 2015 में इस सभापति में जिला परिषद और पंचायत समिति, इसके सभापति हमारे वर्तमान आपका दीपक बिरुआ जी थे, वो सभापति थे। उसका पूरा पूरा उसके हाथों में था कंट्रोल, किसका? जिला परिषद और पंचायत अस्थाई समिति का सभापति। उस समय उसने लिखा, आपका सचिव ने सभापति से, क्योंकि पंचायत के प्रावधान जो शेड्यूल एरिया का मामला है, पेशा कानून को लागू करना सामान्य क्षेत्र में और अनुसूचित क्षेत्र में जरूरी है। तो इसके लिए पूछा गया था, क्या शेड्यूल एरिया में पेशा से संबंधित कुछ नियमावली टीएससी के माध्यम से अप्रूव हुआ? यदि अप्रूव हुआ तो टीएससी ने उसमें क्या अपना संज्ञान दिया, उसको पूछा गया था। और उसके बाद पूछा गया था कि उसमें कौन कौन से मेंबर थे 2015 में, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं है। हमें लगता है कि हमारे जो विधायक लोग हैं संविधान से बिल्कुल ही अनभिज्ञ है। सेक्रेटरी उन्हें पूछता है कि टीएससी के अनुमति जरूरी है, राज्यपाल का कस्टोडियन होने के चलते उसका अनुमति जरूरी है और राष्ट्रपति से संज्ञान लेना जरूरी है, लेकिन जब आती है तो उनके ऊपर में ये जो चीफ एजुकेटिव लोग होते हैं या ब्यूरोक्रेट्स, वो उनके ऊपर हावी हो जाता है, बोलते नहीं बनता है। ये उसके कारण है कि जब जवाब मांगा गया था उसका जवाब आज तक नहीं मिला। मंत्री तो बन गए हमारे बड़े भाई, लेकिन इसका जवाब आज तक नहीं मिला कि 2015 में क्या हुआ।
लेकिन सुरेश जी, इसमें ऐसा है कि जो आप बता रहे हैं कि टीएससी में इसको अप्रूव होना चाहिए, ठीक है, उसमें अपना पूरा विचार विमर्श करके उसको अप्रूव होना चाहिए। लेकिन अभी जो टीएससी के अध्यक्ष हैं वो तो अपना सीएम साहब हैं। आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि ये बढ़िया से अप्रूव होगा या अच्छा से इम्प्लीमेंट होगा? क्योंकि जब सीएम जी उसके अध्यक्ष है तो मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट है। धन्यवाद। अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन पेशा कानून को अपना जो भी ईमानदारी से इसको लागू करना चाहिए, जो भी हो। हाँ बिल्कुल। वर्तमान समय में हमारे जो मंत्री महोदय हैं हेमंत सोरेन जी, दिसुम गुरे, उनके आंदोलन के परिणाम स्वरूप यदि झारखंड को एक नई दिशा मिली, एक राज्य का गठन हुआ, तो मुख्यमंत्री को भी एक संवेदनशील होना चाहिए कि आपकी शेड्यूल एरिया धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन इतना भी है कि शेड्यूल एरिया में जनजाति क्षेत्रों में सीएम अध्यक्ष नहीं हो सकता है। स्पष्ट कारण, अनुसूचित क्षेत्र और राज्यों का संबंध समझना है तो सीएम कहां होता है, उसकी संविधान का किस अनुच्छेद में सीएम की व्याख्या है या मंत्रियों का व्याख्या है। तो संविधान भाग 6 राज्य के अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं इसमें 152 से 237, तो मंत्रिमंडल का गठन या जो विधानमंडल होता है 170 में विधानमंडल की व्याख्या है। 163 में मंत्रिपरिषद होता है, 163 उसके तहत मंत्रिपरिषद आता है। तो मेरा टीएससी का अनुच्छेद कितना है? टीएससी का अनुच्छेद है 244 सब क्लोज 4। संविधान का अनुच्छेद 244 सब क्लोज 4 के तहत टीएससी का गठन है। तो मंत्रिपरिषद जो 163 में कहता है राज्य सरकार के एक अभिन्न अंग है, वो संविधान भाग 10 के अंतर्गत एक और अनुच्छेद है 244 सब क्लोज 4, वो भी संवैधानिक संस्था है, ये भी संवैधानिक संस्था है। दो संवैधानिक संस्थाओं पर एक सीएम कैसे बैठ सकता है? क्या प्रधानमंत्री राज्यसभा का संवैधानिक संस्थाओं पर हो सकता है प्रधानमंत्री होते हुए? या यदि आप बोलेंगे कि 2 सदन यदि बनेगा, यदि आने वाले समय में बिहार विधान परिषद था, तो क्या बिहार विधान परिषद में भी सीएम मेंबर होगा? ये 2 संवैधानिक संस्थाओं पर कहीं पर भी नहीं है प्रावधान बैठने का। दोनों पदों पर बैठ करके आप कैसे कीजिएगा? तो क्या हो गया, राज्य का जो मॉडल है मंत्रिपरिषद, ये मंत्रिपरिषद टीएससी के ऊपर हावी हो गया, यानी संवैधानिक संस्थाओं का वैल्यूएशन हो गया। मंत्रिपरिषद ने टीएससी को अपना एक सलाहकार समिति के रूप में अपना एक कंट्रोल में रखा है। ये मेरे अधीन, मंत्रिपरिषद का एक अधीन टीएससी बन करके रह गया है, और उस टीएससी में कस्टोडियन राज्यपाल है। लेकिन मंत्रिपरिषद आने के कारण राज्यपाल भी मंत्रिपरिषद यानी मुख्यमंत्री के अधीन एक कर्मचारी जैसे बैठ करके रह गया। इसमें संज्ञान तक आपका राज्यपाल नहीं लेता है कि यह संविधान का उल्लंघन हुआ है। एक राज्यपाल मुख्यमंत्री के अधीन ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि राज्यपाल एक सर्वोच्च पद है राज्य का, और टीएससी का भी सर्वोच्च पद है। इसको संज्ञान मुख्यमंत्री को लेना चाहिए कि ये टीएससी बिल्कुल ही उसका अलग से इलेक्शन होगा, उसके मेंबर अलग होंगे। इसका मेंबर कैसे होगा वो तय होना बाकी है। लेकिन हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि इसके अध्यक्ष सीएम साहब हैं, तो मतलब ये सही नहीं। सही नहीं है। अगर मान लिया सही है तो 5वीं अनुसूची को स्पष्ट देख लेना चाहिए। हमारे पास 5वीं अनुसूची का जो प्रावधान है, नहीं, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या यह सही है कि सीएम साहब अभी इसका हेड नहीं है? बस इतना ही जानना चाहता हूँ। नहीं, टीएससी का तो हेड नहीं है। अच्छा, हेड है? हेड नहीं है। अच्छा, हेड नहीं होता है उसमें, क्योंकि राज्यपाल नियुक्ति करता है उसके पदों को, उसके अध्यक्षों को नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसमें क्या क्या टीएससी में अपने आप को स्वघोषित कर दिया मुख्यमंत्री ने। अच्छा, राज्यपाल ने उसको नहीं किया नॉमिनेट, जबकि राज्यपाल ही कस्टोडियन है। उसके सदस्यों को, अध्यक्षों को, उसके मेंबरों को, उसका वेतन क्या होना है, सारा निर्धारण कितने साल के लिए ये राज्यपाल नियुक्ति करता है। अब ये अपने आप सीएम ने अपने आप को वहां नियुक्त कर दिया, मंत्रिपरिषद ने किया। ठीक है, फिर क्योंकि स्वघोषित कर दिया है तो इसमें हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं ना। बिल्कुल, ये असंवैधानिक काम हो रहा है। ठीक, असंवैधानिक काम हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। आपका क्षेत्र में असंवैधानिक काम हो रहा है, तो आप इसमें क्या बोलेंगे? जो गठन ये तो बिल्कुल आवाज़ उठाना चाहिए, जैसे आपके माध्यम से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं।
तो ऐसे ही पूरा हम लोग तो अभी छोटा समूह है, लेकिन हमको और बड़े स्तर पर इसका आवाज़ उठाना चाहिए। आपका जब तक आवाज जी जी। क्या तो वही कि हम मतलब एसी को लेकर हाँ, टीएसी का चेयरमैन जो है अलग से होना चाहिए, और दूसरा और किसी भी किसी भी उसमें पद में, हाँ आदिवासी को प्रमुख मुद्दे सब उठा पा रहे हैं, नहीं उठा पा रहे, नहीं उठा पा रहे, जी। अपना बिजी है। जी जी, एसी अगर अलग आदेश होता तो उठा पाता, शायद उठा पाता। और एसी गलत है। गलत तो है। थैंक यू सर सवाल मैं राम सिंह सोय, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि ये शेड्यूल्ड एरिया एंड नॉन शेड्यूल्ड एरिया, तो व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन देम, एंड प्लीज एक्सप्लेन मी इन अ लेमैन्स लैंग्वेज इन हिंदी। एंड अनदर वन इज अनुसूचित क्षेत्र मतलब क्या है? अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, अच्छा शेड्यूल, तो व्हाट इज शेड्यूल्ड एंड व्हाट इज नॉन शेड्यूल्ड? चलिए, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। हमारे माध्यम से, इस चैनल के भी माध्यम से, हम पूरे तमाम भारतवर्ष के जो 10 राज्य हैं जो अनुसूचित क्षेत्र है, और उसको भी मैं आपके इस चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा कि भारत जो है ना, उस समय भाषाई परिवार है। भाषाई परिवार होने के जहाँ जहाँ राजा राजवाड़ी था, जहाँ वहाँ ब्रिटिश डोमिनियन थे, वो सामान्य क्षेत्र था। उसको शुरू में बोला गया रेगुलेटिंग एरिया, शुरू में ही बोला गया ये रेगुलेटिंग एरिया है, ये आपका ब्रिटिश उपनिवेश क्षेत्र है। और जो बाहरी क्षेत्र, जो कबीला लोग था, जो जंगल क्षेत्र था, वो जो ब्रिटिश डोमिनियन का अंग था, नहीं था, वो नॉन शेड्यूल हो गया। ये नॉन शेड्यूल ही 1935-1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट बन गया। यानी शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट मतलब ये रूढ़ी और प्रथाओं से स्वशासित लोगों का एक भौगोलिक क्षेत्र है। ये एक भौगोलिक क्षेत्र है जहां शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 बोला गया। वही 1874 1935 में पार्शियल एक्सक्लूडेड एरिया और एक्सक्लूडेड एरिया से सूचीबद्ध हुआ, जहां पर उस समय जो विधानमंडल का जो पार्लियामेंट का था कानून, यहाँ अप्लीकेबल नहीं है करके स्पष्ट मना किया गया है, क्योंकि ये क्षेत्र एक स्वशासित क्षेत्र है। अपनी रूढ़ी प्रथाओं से ये लोग खुद संचालित होते हैं, अपने गांव के द्वारा वो संचालित होते हैं। तो यही शेड्यूल एरिया भौगोलिक क्षेत्र है, और इसी भौगोलिक क्षेत्र को 1956 में बाकी जो एरिया था, देश आजाद होने के बाद जो 582 देशी रियासत थे, और 3 प्रेसिडेंसी थे, और 14 प्रोविंस थे। मद्रास प्रोविंस, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश आता है, सेंट्रल प्रोविंस से मध्य प्रदेश आता है, आपका बिहार प्रोविंस, उड़ीसा प्रोविंस, ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी, बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी से आपका आंध्र प्रदेश राज्य का गठन। ये जो देशी रियासत थे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों से उनका जो पुनर्गठन हो गया। आपस में लड़ते थे क्योंकि वो लोग सांप्रदायिक ताकतें थी, जातीयता समूह था, उसको एक सूत्र में बांधने के लिए भारत संघ के रूप में आया। वो सामान्य क्षेत्र कहला, वो भाषा पर आधारित सामान्य क्षेत्र है, और सामान्य क्षेत्रों का प्रशासन संविधान भाग 1 के द्वारा होता है और संविधान अनुच्छेद 3 के द्वारा गाइड होता है। उसका नाम आया 1956 को राज्यों का राज क्षेत्र, संघ राज क्षेत्र, अर्जित राज क्षेत्र। ये 3 भाषाई परिवारों का राज्य का नाम आया, और पूरे समूचे इन तीनों को 1956 को एक सूत्र में बांधकर नाम आ गया भारत के राज क्षेत्र। ये राज क्षेत्र है, हम अनुसूचित क्षेत्र हैं। यानी राज क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र बिल्कुल ही अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र है, बिल्कुल डिफरेंट। जैसे जनजाति क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र, ये भौगोलिक क्षेत्र है जहां रूढ़ी प्रथाओं से द्वारा प्रशासित होता है, जहां का जमीन ओनर वहां के रैयत होते हैं, उनके पूर्वज होते हैं। इसीलिए उसका एडमिनिस्ट्रेटिव आप सामान्य क्षेत्र के द्वारा, जहां देशी रियासत है, वहां आप नहीं कर पाएंगे। और इसी को राष्ट्रपति के द्वारा उसको संरक्षण दिया गया है। कारण क्या था कि यदि आप संरक्षित नहीं होंगे तो विधानसभा में उनकी सीटें बढ़ेंगी और धीरे धीरे आपकी सीट घटेगी, तो आप एक प्रकार से फिर से एक गुलामी की ओर जाएंगे। इसीलिए उनको प्रोटेक्शन दिया गया है कि यहाँ विधानमंडल का और राज्य विधानसभा का
या संसद का कोई कानून अप्लीकेबल नहीं होगा यदि आपका राज्यपाल यदि उसको रद्द करता है। इसीलिए कहा गया है ताकि आप संरक्षित रहिए। हाँ हाँ सुरेश जी, इसका मतलब जब 1996 में जो पेशा कानून बना उसके बाद उस समय हम लोग बिहार सरकार में थे। बिहार सरकार ने उसको अडॉप्ट किया एज ए जनरल, मतलब साधारण राज्य का जो नियम कानून है उसके हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया। फिर वही चीज झारखंड जब अलग हुआ तो एज ए जनरल मतलब राज्य सरकार के हिसाब से इम्प्लीमेंट किया, जहाँ पे शेड्यूल एरिया का कोई मेंशन नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है आपका ना? सही है, क्योंकि बिहार समय में हमारे जो लोग थे उतने पढ़े लिखे नहीं था उस समय भी। तो 1996 को आया बिहार विधानसभा, और बिहार के हिस्सा में हम नहीं है, क्योंकि बिहार में बिहार काश्तकारी अधिनियम लागू होता है और वो बंगाल काश्तकारी 1885 से गाइड होता है, और हम छोटनागपुर में छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम से हम गाइड होते हैं। संताल परगना में संताल परगना काश्तकारी अधिनियम होता है। लेकिन संविधान से अनभिज्ञ लोगों के कारण हमारे लोग ही आदिवासी, मूलवासी, मातो, कुड़मी, तेली जो हम झारखंडी लोग हैं वो संविधान से अनभिज्ञ हो गए और बिहार के तर्ज पर हर कानून को उन्होंने एडॉप्ट कर लिया, जबकि ये एडॉप्ट भी गलत है, क्योंकि कोई भी कानून शेड्यूल एरिया में जब तक टीएससी उसको अप्रूव नहीं करेगा तब तक वो अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन संविधान से अनभिज्ञ रहने से नोटिफिकेशन के माध्यम से ये आज भी जारी है। ये नोटिफिकेशन है, और नोटिफिकेशन के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि 1996 से पहले 1985 से पहले बिहार में 265 नोटिफिकेशन जारी हुआ था। कोई कानून नहीं था। नोटिफिकेशन टू नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन टू नोटिफिकेशन। उस समय में एक जजमेंट आया, वो जजमेंट का नाम है केशव भारती बनाम भारत संघ। वो लैंडमार्क जजमेंट हुआ। उनको कहा गया है कि संविधान के मूल तत्व को आप उसको आधारित लक्षण बोला जाता है, वायलेशन नहीं कर सकते हो। उसके हिसाब से नोटिफिकेशन एक प्रकार के असंवैधानिक है, मतलब कानून नहीं है। नोटिफिकेशन को यदि लागू करना है, विधायी शक्ति देना है, तो उस नोटिफिकेशन को विधानमंडल में फिर से आपको लाना पड़ेगा 6 महीना के अंदर। जैसे अभी पंचायत चुनाव हुआ या नगर पालिका चुनाव हुआ, यदि इसको वैधानिक संस्था बनाना है तो उस नगर पालिका का नोटिफिकेशन को शेड्यूल एरिया में इमीडिएट टीएससी से उसको अप्रूव करके वैधानिक संस्था बनाना पड़ेगा, अन्यथा वो इलीगल हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका मतलब अभी जो हम लोग झारखंड राज्य के जो नियम कानून चल रहे हैं बिहार सरकार का, वो गलत है। बिल्कुल, क्योंकि बिहार सरकार का आप कानून कैसे लाइएगा? बिहार पहली अनुसूची का स्टेट है और छोटनागपुर, संताल परगना, झारखंड 5वीं अनुसूची का स्टेट है। तो 5वीं अनुसूची का स्टेट को बिहार का कानून से आप कैसे कीजिएगा? तो पहली अनुसूची का स्टेट है, वो विधानमंडल से पास है। यदि बिहार विधानमंडल का पास किया हुआ कानून को यदि लाएंगे तो टीएससी में लाना पड़ेगा। टीएससी में नहीं करता है, ये ब्यूरोक्रेट पूरी तरह हावी है, ना टीएससी में अप्रूव कराता है ना विधानमंडल में पास कराता है। ये केवल एक राज्यपाल के आदेश से जारी, ये शब्द यूज होता है, राज्यपाल के आदेश से जो भी कानूनें बन रही है आज बिहार के तर्ज पर ही हो रहा, जबकि हम बिहार से हम अलग हैं। हम पहली अनुसूची के मेंबर नहीं है, हम 5वीं अनुसूची के मेंबर हैं भारत संघ का। ये यूनियन ऑफ स्टेट है, ये संघीय ढांचा पर हमला हुआ है। संघीय ढांचा का वायलेशन होने से फिर डीसी बादवा बनाम भारत संघ वाला मामला आएगा, केशव चंद्र भारती, जो आप नहीं वायलेशन करता है क्योंकि ये संघीय ढांचा है। पहली अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, यही तो संघ है। संविधान भाग 5, संविधान भाग 6, संविधान भाग 8, संविधान भाग 9, संविधान भाग 10, यही तो संविधान का आधार लक्षण है। इसी की वजह से है ना, जो अभी शेड्यूल एरिया में नगर पालिका चुनाव वगैरह हो रहे, हम लोग उसी की वजह से सफ़र कर रहे हैं, जबकि शेड्यूल एरिया में होना नहीं चाहिए। ये नियम को सही तरह से अडॉप्ट नहीं किया गया है, शेड्यूल एरिया को बैकआउट कर दिया गया है। इसलिए सरकार को हमारे संगठन की तरफ से सूचित किया जाता है कि ये सब जो कमियां हैं उसको सुधारे और शेड्यूल एरिया के लिए बढ़िया से बढ़िया कानून बनाए, टीएससी में अप्रूव करे, ताकि आदिवासियों को उसका बेनिफिट मिले। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम सुरेश देवगम है। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूँगा। अभी आपने नोटिफिकेशन और संवैधानिक व्यवस्था पे बहुत सारी चीज़ें बताए। आपने ये भी कहा कि हाँ, एक मामूली सा नोटिफिकेशन के आधार पर हम लोग झेल रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था को ख़त्म करवा रहे हैं। तो क्या हमारे लिए आज जो पेशा कानून लागू हो रहा है, कल भी एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और पेशा कानून को ख़त्म कर देगा? तो क्या हम लोग इसको एक झुंझुना समझें अपने क्षेत्र के लिए?
हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, उसका विस्तार लिखता है इसमें, इस अनुसूची के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्रों पर है। यहां स्पष्ट लिखा है कि इस अनुसूची के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अनुसूची मतलब 5वीं अनुसूची के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति अनुसूचित क्षेत्र में होगा। तो झारखंड कार्यपालिका शक्ति तो 5वीं अनुसूची के उपबंध के अनुसार नहीं है। जो सरकारें बैठी है, विभागें बैठी है, वो किसके द्वारा आती है? ये लिखता है उसको झारखंड मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग के द्वारा। ये जो कार्यपालिका शक्तियां हैं 163 अनुच्छेद के तहत, 166 के तहत कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बिहार कार्यपालिका नियमावली 1979 के तहत इनको अंगीकृत किया गया है और अंगीकृत करके ये समूचे झारखंड में लागू किया गया है। ये तो अनुसूचित क्षेत्र का कार्यपालिका शक्ति नहीं है, ये सामान्य क्षेत्र की कार्यपालिका शक्ति है जो बिहार के तर्ज पर चलती है। वही कार्यपालिका शक्ति आज पूरे ब्यूरोक्रेट्स में बैठी हुई है। उसके चलते हमारे लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, जो जल जंगल जमीन की जो बातें आ रही है। तो इस प्रकार की यदि हम बात करें तो आज हमको समझना पड़ेगा कि कार्यपालिका शक्ति और इनका विस्तार कैसे होता। बहुत डेप्थ, अगर अपने समाज को बचाना है तो बहुत डिबेट, बहुत डेप्थ नॉलेज चाहिए, क्योंकि बाहरी लोग हावी हो रहे हैं, उनकी संख्याएं बढ़ रही है। हमको इसको चिंतन मनन करना चाहिए। नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन जारी करके किसी भी संवैधानिक व्यवस्था को ये लोग चौपट किए जा रहे हैं, तो क्या हम लोग संवैधानिक व्यवस्था को माने या नहीं माने? विधायिका एक ऐसी शक्ति है जहां हर चीजों का समाधान है। आज यदि नोटिफिकेशन तो नोटिफिकेशन, और आपके पास, समाज के पास पैसा भी नहीं है और संज्ञान तो लेना चाहिए राज्यपाल को या हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को, स्वाज्ञान भी नहीं लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि भारत की संविधान की यदि आज दुर्गति हुई है तो संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं, जो संविधान का शपथ लेते हैं, वही संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। संविधान पर बैठते हैं, सत्ता पर बैठते हैं, लेकिन जब संविधान को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं सत्ता और पैसा उसके ऊपर हावी होता है। और जो बोलते हैं कि भाई मैं संविधान की शपथ लेता हूं, भय, निष्पक्ष, पक्षपात और द्वेष के बिना मैं जिस पद का ग्रहण करूंगा उसका मैं निर्वाह करूंगा, इस टाइप का बातें करते हैं। लेकिन जब बैठते हैं वो सारे के सारे संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं, राजनीतिक दलों से प्रेरित होते हैं, राजनीतिक दलों की इच्छाओं के अनुसार वो काम करते हैं, संविधान के अनुसार नहीं काम करते हैं। क्योंकि संविधान का 2 ही पार्ट है। संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार, उसको वायलेशन नहीं होना है। संविधान भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसका इंप्लीमेंट करना है। यानी भारत में जो भी अधिनियम बनेंगे, कानूनें बनेंगी, परियोजनाएं बनेंगी, वो संविधान भाग 3 को बिना वायलेशन किए अधिनियम बनेंगे। लेकिन अधिनियम बनते समय राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में जो आपका 37 से लेके 51 तक है, उनमें जो अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों को समावेश करते हुए कानूनें बनेंगी। यही संविधान का मोटो है, जो आजादी का मकसद है। उसमें स्पष्ट लिखा है, जब भी राज्य विधानमंडल कानून बनाएगी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिए गए कर्तव्यों को समावेश करेगी। जैसे अनुच्छेद 38 में आय की असमानताओं को समाप्त करेगी, शोषण, अत्याचार, अन्याय मुक्त समाज को मुक्त समाज का निर्माण करेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की अर्थ से संबंधित और शिक्षा से संबंधित विशेष सावधानी के साथ वो काम करेगी, क्योंकि ये पिछड़े लोग हैं। जल जंगल जमीन का, पर्यावरण को आपको संरक्षण करना है, ये उनकी गाइडलाइन है। संविधान भाग 4 का है, लेकिन उसका वायलेशन होता है, पूंजीवाद हावी। जैसे आप बोल रहे हैं कि ऐसा ये हो रहा है, जैसा को मालूम है अभी उसका सब फिक्स आएगा, हाँ, उस खत्म कर देगा। यही आपको एसटी विधायक किया गया, बिल्कुल आपको आपका पक्ष में बोलने के लिए, तो आप एसटी विधायक इसमें क्यों नहीं बोल रहे? हमारे पास वही है ना, विधायक लोग या मंत्री लोग जितने भी है वो तो सुन ही नहीं रहे हैं। वहाँ तो संवैधानिक व्यवस्था को ये लोग मान ही नहीं रहे हैं, तो हम लोग इसको क्या माने? हम लोग इसको क्या माने? इसका एक ही जवाब है ना। आज यदि आदिवासी विनाश के कगार पर है, ठीक है, तो इसका एक ही कारण है
पहला दोषीदार तो आम जनता है, जिन्होंने बिना सोचे समझे ऐसे विधायकों को चुनकर भेजा जो संविधान सभा में या विधानसभा में कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता है, ये तो आप उनके सही कोई बोल रहे मतलब नहीं है। हम्म। दूसरा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, 5,000 ले रहा है, 2,000 ले रहा है, लेकिन साल में तो 365 दिन होता है। 5 साल के लिए आपने चुनाव लड़ा, दे दिया उसको, 5 साल में 365 दिन की तरह से 1500 दिन होता है, 1,500 दिन आता है, आपने 1,000 ले लिया, वोट दे दिया, आपका औकात तो 50 पैसे हो गया, को 15 पैसे, क्योंकि 1500 दिन हो गया, ठीक है। 1,500 डे, 1,500 डे में यदि आपने 1,000 के वोट दे दिया तो 1,000 का आपका औकात तो 1,000 है। आपने 2,000 के लिए उसको दे दिया, आपकी औकात 2,000 में आपने वोट बेच दिया। अगर आपने 5,000 लेका तो 4 रुपए के हिसाब से, अरे कुत्ता बिल्ली का दाम भी तो 20,000 आसपास है। तो हम मतलब इतने संविधान से अनभिज्ञ लोग हैं कि क्षण हणिया, दारू, मुर्गा, मछली, इससे हम अपना भविष्य को बनाने के लिए ऐसे लोगों को चुन के भेज रहे हैं। तो आज जरूरत है बुद्धिजीवियों का आने का, उस समाज के लोगों को बताने का कि संविधान कुछ और रखता है। यदि आप लोकतंत्र को खत्म किए हैं, आज यदि आप इस टाइप का हो रहा है, आपके ऊपर प्रताड़ना हो रहा है, आप भागे भागे फिर रहे हैं, हैदराबाद भाग रहे हैं, चेन्नई भेज रहे हैं और बाहर से झारखंड में लोग आ रहे हैं, तो यानी आपकी विधायिका पूरी तरह विफल हो चुकी है। तो आपको आगे आना पड़ेगा। बिना आगे आए आप संविधान के द्वारा आप दूसरा नहीं कर सकते, तो आपको समाज को आगे आना पड़ेगा, तभी